हेलो व्यूअर्स। विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई 4 ट्रेजेडी किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो में से आज जिसकी समरी मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है किंग लियर। किंग लियर इंग्लैंड की प्राचीन हिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही दुखांत नाटक है। इस प्ले को बिटवीन 1605 से 1606 में लिखी गई है और फर्स्ट टाइम इस प्ले को परफॉर्म किया गया था 1606 में। इसको पब्लिश सबसे पहले किया गया था 1607 में। तो हमेशा की तरह प्ले स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है किंग लियर, जो ब्रिटेन का एक बूढ़ा राजा है और 3 बेटियों का पिता है। सेकेंड कैरेक्टर है किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम गॉन्ड्रिल है और यह बहुत ही झूठी और मक्कार बेटी है। थर्ड कैरेक्टर है एल्बनी, जो गॉन्ड्रिल का पति है और बहुत अच्छा इंसान है। फोर्थ कैरेक्टर है रेगन, जो किंग लियर की सेकेंड डॉटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉर्नवॉल, जो रेगन का हस्बैंड है। सिक्स कैरेक्टर है कॉर्डेलिया, जो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है और एक काइंड हार्टेड वुमन है। सेवेंथ कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, जो कि किंग लियर का एक दरबारी है। इसके 2 बेटे हैं, एडमंड एंड एडगर। एडमंड जो इसका नाजायज़ बेटा है और एडगर इसका जायज़ बेटा है। एट्थ कैरेक्टर है फूल, जो किंग लियर का एक फेथफुल सर्वेंट है। नाइन्थ कैरेक्टर है ओसवाल्ड, जो किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी गॉन्ड्रिल का एक वफादार नौकर है। 10th कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ बर्गेंडी। 11th कैरेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस। 12th कैरेक्टर है केंट। ये केंट भी किंग लियर का एक फेथफुल नौकर है। ब्रिटेन का एक बूढ़ा राजा नाम किंग लियर डिसाइड करता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी अपनी तीनों बेटियों में बांट देगा, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर रिलैक्स लाइफ जीना चाहता है। इसलिए किंग लियर ने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसमें उसने अपने बड़े बड़े दरबारियों को, अपने एडवाइजर्स को बुलाया। इसमें उसका वफादार दरबारी केंट भी शामिल था। किंग लियर ने ड्यूक ऑफ बर्गेंडी एंड ड्यूक ऑफ फ्रांस को भी बुलाया, क्योंकि इस सेरेमनी में किंग लियर अपनी तीनों बेटियों में अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी बांटना चाहता था। किंग लियर ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और एक शर्त रखी कि जो बेटी किंग लियर से सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसे वो अपनी प्रॉपर्टी में से सबसे ज़्यादा हिस्सा देगा। यह सुनते ही किंग लियर की बड़ी बेटी, जो कि 1 नंबर की चापलूस और मक्कार थी, जिसका नाम गॉन्ड्रिल था, उसने कहा, पिताजी, मैं दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। दूसरी बेटी, जिसका नाम रेगन था, उसने चापलूसी में अपनी बड़ी बहन को भी पीछे छोड़ दिया और कहा, पिताजी, आपके लिए मेरे दिल में इतना प्यार है कि जीवन भर बोलती रहूं तब भी बयां नहीं कर पाऊंगी। आपके प्यार के अतिरिक्त मुझे दुनिया में कुछ और दिखता ही नहीं, कुछ सूझता ही नहीं। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया की, जो सच्चे और साफ दिल की थी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। कॉर्डेलिया का जवाब सुनकर किंग लियर कॉर्डेलिया से बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसी सेरेमनी में किंग लियर का एक वफादार दरबारी केंट भी था, जो किंग लियर को समझाता है कि वह कॉर्डेलिया के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो किंग लियर उस पर भी नाराज़ हो जाता है और उसे भी अपने राज्य से बैनिश कर देता है, मीन्स निकाल देता है। अब चूंकि कॉर्डेलिया को प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, तो उसके जो 2 सूटर थे जो उससे शादी के लिए आए थे, ड्यूक ऑफ बर्गेंडी और ड्यूक ऑफ फ्रांस, उसमें से ड्यूक ऑफ बर्गेंडी ने बिना दहेज की शादी से मना कर दिया। बट ड्यूक ऑफ फ्रांस, जिसने कॉर्डेलिया की क्वालिटीज़ देखी, उसका सच्चा दिल देखा, उसने बिना पैसों के भी कॉर्डेलिया से शादी कर ली। अब किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी को अपनी दोनों बड़ी बेटियों गॉन्ड्रिल एंड रेगन में बांटते हुए कहता है कि मैं और मेरे 100 दरबारी आधे वक्त गॉन्ड्रिल के साथ रहेंगे और आधे वक्त रेगन के साथ। और किंग लियर अपने 100 दरबारियों के साथ अपनी बड़ी बेटी गॉन्ड्रिल के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों में ही गॉन्ड्रिल अपना असली रूप दिखाने लगती है, अपने पिता को ताने मारती है और बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है। अब दोस्तों, जो केंट होता है, जिसे किंग लियर ने बाहर निकाल दिया था, वो वापस आ जाता है, क्योंकि वो बहुत वफादार होता है और उसे यह अच्छे से मालूम था कि किंग लियर की दोनों बड़ी बेटियां बहुत ही एहसान फरामोश हैं और किंग लियर ने अपनी सच्ची बेटी को नहीं पहचाना। तो वो एक गरीब देहाती का वेश बनाकर और अपना नेम कैज रखकर उसके पास आ जाता है और कुछ ही दिनों में उसका एक वफादार
और बहुत सेवा करने वाला सर्वेंट बन जाता है, जिसे किंग लियर भी बहुत पसंद करता है। एक दिन गॉन्ड्रिल अपने पिता किंग लियर पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अब आपको और आपके 100 दरबारियों को और नहीं झेल सकती, और बहुत बदतमीजी करती है। तब किंग लियर को बहुत गुस्सा आता है और वो गॉन्ड्रिल को बद्दुआ देते हुए कहता है, ईश्वर ऐसी संतान, ऐसी एहसान फरामोश बेटी किसी को न दे। और गुस्से में वो अपने 100 दरबारियों को लेकर अपनी दूसरी बेटी रेगन की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच गॉन्ड्रिल अपनी बहन रेगन को एक लेटर लिखती है, जिसमें वह लिखती है कि हमारे फादर किंग लियर ने हमेशा अपनी मर्जी की है, बट उन्हें अब हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। उनके और उनके 100 दरबारियों के खर्चे उठाते उठाते मेरा खजाना खाली हो चुका है। वह गुस्से में यहाँ से निकले हैं और अब तुम्हारी ओर आ रहे हैं। गॉन्ड्रिल अपने एक नौकर को लेटर देकर कहती है कि यह किंग लियर के रेगन तक पहुँचने से पहले यह लेटर रेगन तक पहुँच जाना चाहिए। अब दोस्तों, उस नौकर के पहुंचने से पहले कैज रेगन के महल में पहुंच जाता है, और जब वो गॉन्ड्रिल के नौकर को देखता है तो वह समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो वह उस नौकर को पीटने लगता है, जिसकी वजह से रेगन कैज को जंजीरों से बांध देती है। जब किंग लियर रेगन के महल में पहुंचता है तो वह कैज को बंधा हुआ देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि मेरी ये बेटी भी बड़ी बेटी गॉन्ड्रिल की ही तरह है। इसी बीच गॉन्ड्रिल रेगन के महल पहुँचती है। रेगन अपने फादर को इग्नोर कर देती है और अपनी बड़ी बहन गॉन्ड्रिल के गले मिलती है, उसका वेलकम करती है। रेगन किंग लियर से कहती है कि आपको गॉन्ड्रिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर आपको मेरे महल में रहना है तो आपको मेरी आज्ञा माननी होगी, मेरी मर्जी से चलना होगा। किंग लियर को अपनी दोनों बेटियों के इस तरह के बिहेवियर से बहुत गहरा सदमा लगता है और उसे अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया की याद आने लगती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। सब लोग महल के अंदर चले जाते हैं, पर किंग लियर बाहर ही खड़ा रहकर भीग रहा होता है और चिल्लाता रहता है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तभी वहाँ किसी तरह कैज अपने आप को छुड़ा के पहुँच जाता है और किंग लियर को एक जंगल में ले जाकर डोवर कैसल नामक जगह पर ठहरवाता है। इसके बाद कैज कॉर्डेलिया के पास फ्रांस जाकर उसकी दोनों बहनों के बिहेवियर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कॉर्डेलिया बहुत रोने लगती है। कॉर्डेलिया अपने हस्बैंड ड्यूक ऑफ फ्रांस को आर्मी रेडी करने के लिए कहती है, और फिर कॉर्डेलिया फ्रांस की आर्मी के साथ इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए निकल पड़ती है। फ्रेंड्स, अब एक न्यू कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जिसका नाम अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है, जो किंग लियर का दरबारी होता है। और जैसे किंग लियर अपनी सच्ची बेटी को पहचान नहीं पाता, वैसे ही ये अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर भी अपने 2 बेटों में से सही बेटे को पहचानने में नाकामयाब रहता है। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे हैं, एडमंड एंड एडगर। एडगर ग्लॉसेस्टर का जायज बेटा है और एक अच्छा इंसान है, जबकि एडमंड ग्लॉसेस्टर का नाजायज बेटा है और एक मक्कार इंसान है। एडमंड को अपने नाजायज होने पर बहुत गुस्सा है और वह अपने सौतेले भाई एडगर से बहुत जलता है और हमेशा उसके खिलाफ पिता के कान भरता रहता है। एडमंड अपने सौतेले भाई एडगर के अगेंस्ट ग्लॉसेस्टर के इतने कान भरता है कि ग्लॉसेस्टर ऑर्डर देता है कि एडगर को मार डालो, पर किसी तरह एडगर अपनी जान बचाकर कंट्री साइड जाकर अपना नाम पुअर टॉम रख के और वेश बदल कर रहने लगता है। अब चूंकि अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर अपने बेटे एडमंड पे बहुत भरोसा करता था, वो उससे बुलाकर कहता है कि हमें गुप्त रूप से ही पर अपने राजा की मदद करनी चाहिए। वह एडमंड को बताता है कि मुझे एक लेटर मिला है जिसमें फ्रांस की ओर से ब्रिटेन पर आक्रमण की बात लिखी गई है। अब एडमंड तो था ही धोखेबाज, तो उसने पिता द्वारा बताई हुई बात किंग लियर की सेकंड बेटी रेगन के हस्बैंड को जाके बता दी, जिसने उसकी इस खबर के एवज में उससे खुश होकर उसे अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर बना दिया, मीन्स उसके पिता की पोजीशन उसे दे दी। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर किंग लियर को ढूंढता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां किंग लियर रह रहा था। वो ग्लॉसेस्टर के जायज बेटे एडगर का ही था। ग्लॉसेस्टर किंग लियर एंड केंट को एक सेफ प्लेस डोवर बीच भिजवा देता है। उधर कॉर्नवॉल ने ग्लॉसेस्टर को पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा, जो उसे पकड़कर कॉर्नवेल के पास ले आते हैं। कॉर्नवेल ग्लॉसेस्टर की दोनों आंखें निकलवाकर महल के बाहर फिकवा देता है, जिस पर एक सैनिक को दया आ जाती है। वह किसी तरह ग्लॉसेस्टर के जायज बेटे एडगर के पास उसे भिजवा देता है। अब ग्लॉसेस्टर अपने जायज बेटे एडगर के साथ रह रहा होता है, बट चूंकि अब वो अंधा है तो वह उसे पहचान नहीं पाता। उधर कॉर्डेलिया भी अपने पिता किंग लियर के पास पहुंच जाती है और उनकी खूब देखभाल करती है, जिससे किंग लियर बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है।
अब क्योंकि कॉर्नवॉल को पता है कि फ्रांस की आर्मी ब्रिटेन पे अटैक करने वाली है, तो उसने गॉन्ड्रिल एंड एडमंड को गॉन्ड्रिल के हस्बैंड एल्बनी के पास भेजा, ये बताने के लिए कि फ्रांस की आर्मी अटैक करने वाली है, तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। पर एल्बनी ने हेल्प करने से मना कर दिया और अपनी वाइफ गॉन्ड्रिल को समझाया कि तुम अपने पिता के साथ गलत कर रही हो। अब प्ले के लास्ट सीन में चलते हैं, जहां फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है। एडमंड ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था और एडगर फ्रांस की ओर से, मीन्स कॉर्डेलिया के आर्मी के साथ, जिसमें एडगर एडमंड को मार देता है। पर मरने से पहले एडमंड बताता है कि मैंने अपने एक कैप्टन को किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने के लिए भेजा है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। एल्बनी, जो कि एक अच्छा आदमी है और गॉन्ड्रिल का पति है, वह एडमंड के कैप्टन से किंग लियर को बचाने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेजता है। जब सैनिक कॉर्डेलिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं किंग लियर अपनी बेटी कॉर्डेलिया की डेड बॉडी अपने गोद में रखकर रो रहा होता है और कहता है, कैप्टन को तो मैंने मार दिया पर अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, और रोते रोते उसकी भी मौत हो जाती है। जब गॉन्ड्रिल को पता चलता है कि उसका प्रेमी एडमंड भी मर चुका है, तो वह भी अपनी जान दे देती है। उधर ग्लॉसेस्टर को भी पता चलता है कि पुअर टॉम, जिसने एडमंड को मारा और उसकी देखभाल की, वो कोई और नहीं, उसी का जायज़ बेटा एडगर है। तो उसे खुशी होती है और अपनी नासमझी पर अफसोस भी। शेक्सपियर के इस ट्रेजिक प्ले का अंत बहुत ही दुखांत होता है, जिसमें सिर्फ एडगर और एल्बनी ही जीवित बच पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।